हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम उत्सव एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज लेक्चर। मोशन चैप्टर में जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपको हमेशा से परेशान करते हैं ना। देख के डर जाते हो कि ये फिजिक्स के अंदर ये सब क्या चल रहा है। हाँ, किस तरह की बदसलूकी की जा रही है हमारे साथ। पर अब नहीं। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने करा था, बेसिकली वहां पे हम लोगों ने ग्राफ का जो बेसिक पोर्शन था, जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है इस सारी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उस चीजों को हम लोगों ने कर लिया था। और अब बारी है कि वन बाय वन करके हम लोग शुरू में डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। इसके बाद वेलोसिटी टाइम कर्व पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम वाला। सही है। तो एक एक करके चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मौका और देता हूं, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं एकदम क्विक रिकैप कराना चाहता हूं कि तुम लोग क्या मिस कर गए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कहीं ना कहीं मैथ्स का थोड़ा बहुत चर्चा किया था, है ना। हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ ग्राफ, कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं किसी भी चीज को। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी पॉइंट को जब प्लॉट करना हो ग्राफ में तो वो कैसे कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था कि स्लोप का इंटरप्रिटेशन क्या है। फिर हम लोगों ने देखा था कि टैंजेंट किसी कर्व पे कैसे ड्रॉ करते हैं। देन आफ्टर हम लोगों को ये पता था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। उसी तरह से हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड या इंफिनिटी आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव स्लोप क्या है, जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है और धीरे धीरे उसमें राइज भी पॉजिटिव है, रन भी पॉजिटिव है। उस केस में स्लोप पॉजिटिव था। निगेटिव स्लोप के बारे में हम लोगों ने जाना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप्स क्या है। कहीं ना कहीं ये वाले स्लोप्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, ये आज काम आने वाला है आज के लेक्चर में। ये इसीलिए था क्योंकि हम लोग इसको फिजिक्स में इंप्लीमेंट कर सकें। ये प्योरली मैथमेटिक्स बेस्ड क्लास नहीं थी। ये तो था मैथमेटिक्स, मैं मानता हूं इस बात को, बट इसके अंदर जो भी चीज दिया हुआ था ना उसको हम लोग यूज करने वाले थे कहीं ना कहीं। तो आज हम लोग उसको यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था। तो इंक्रीजिंग स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप क्या है, हम लोग देखेंगे जब एसेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन हो, उस केस में डिस्टेंस टाइम जो कर्व होगा वो इस टाइप का बनेगा। ये मिलेगा हम लोगों को, आज मिलने वाला है बिल्कुल। तो आप अगर लास्ट लेक्चर मिस कर गए तो कम से कम आप भगा भगा के यहां तक पहुंच जाओ, इन सारे पोर्शंस को एक बार देख लो। ठीक है। डिक्रीजिंग कर्व के बारे में सीखा था। उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पे चले गए थे। तो हालांकि अभी आज के लेक्चर में हम लोगों को कोई काम नहीं है शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स का, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स का, बट ठीक है, ये अगर आपने जान लिया तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। तो चलो चलते हैं अपना, डायरेक्ट चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। हम लोगों को मेनली आज के लेक्चर में पढ़ना था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, तैयार हो? अरे बोलो, ढीले तो नहीं पड़ जाओगे। पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करना है। और यहां से अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बनना चाहिए इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, राइट? ठीक है, बढ़िया। कोई काम धाम तो नहीं है, बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे? बने रहना पूरे लेक्चर तक, हम लोग करने वाले हैं इसको कंप्लीट आज। ठीक है। तो बेसिकली इस वाले लेक्चर के लिए हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हम लोग पढ़ने वाले डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो याद करो थोड़ा थोड़ा जो हम लोगों ने बात करा था पहले, कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस पाथ लेंथ होता था, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता था। चिल्ला चिल्ला के थक जाया करता था, पर तुम हो कि सुनते नहीं। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर तुमको ऐसा दिख रहा हो कर्व, कि यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ तुमको, यहाँ पे टाइम दिया हुआ हो, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इसको कैसे समझोगे? देखो, कर्व ऐसा है सिंपल, कि भैया यहाँ है डिस्टेंस और यहाँ है टाइम, और एक जो कर्व है वो कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह। इसका मतलब अगर इसके स्लोप के बारे में बात की जाए तो स्लोप होता था राइज अपॉन रन। तो यानी राइज अपॉन रन देखने के लिए हम लोगों को कोई भी दो पॉइंट पकड़ना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। अगर स्लोप के बारे में बात करें तो देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर रन देखो तो मान लो ये चेंज इन एक्स आया, और अगर राइज देखो तो देखो इस केस में राइज 0 आएगा और रन कुछ मान लेते हैं कोई वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में यहां पे टाइम दिया हुआ है तो टाइम की कोई वैल्यू होती होगी।
तो 0/टाइम क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप मिल रहा है तुमको इस वाले इक्वेशन में, इस वाले ग्राफ के अंदर, वो कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसको कैसे सोचोगे कि ये है क्या चीज? देखो ऐसे समझो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुमने मोशन को देखना चालू किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, शक्तिमान, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे तुमने अपनी घड़ी में समय को बढ़ते देखा, और तुमने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में तुम इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग ली कि तुम देखना चाह रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर वहीं पे खड़ा है ना। याद करो मोशन की पहली क्लास जहां पे हम लोगों ने रेस्ट और मोशन के बीच में अंतर देखा था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता तो वो क्या है, वो रेस्ट में है ना। If an object doesn't changes its position with respect to time over the period of time, ऐसा, तो वो कैसा दिखेगा, वो रेस्ट में दिखेगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये ओरिजिन है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारी कोई जो बॉडी थी, कोई जो ऑब्जेक्ट था, वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो किसी रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे है। मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है, मान लो तुम यहां से टुकुर टुकुर ताक रहे हो, है ना, तुमको आदत है घूरने की, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तुम किसी कार को देख रहे हो, और उस कार को तुम देख रहे हो तो शुरुआत में वो जो कार है तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे है। अब तुम आंखें गड़ाए बैठे हो और बस बैठे हो, बस देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। कुछ टाइम बीतता चला जाता है और वो कार मूव ही नहीं करता, तो तुम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कार को 5 मीटर दूर पाओगे। टाइम t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकेंड पे, कार को अगेन तुम 5 मीटर दूर पाओगे। उसी तरह से टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी कार को 5 मीटर दूर पाओगे। यानी कि तुम देखोगे कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है पर तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से कार की दूरी बढ़ नहीं रही है। ऐसे केस में तुम बोलोगे, देखो अगर तुम किसी चीज को घूर रहे हो, देख रहे हो, तो अगर ऐसा हो कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है और वो तुमसे दूर नहीं जा रहा है या तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट जो होगा, वो बॉडी जो होगा, वो रेस्ट में होगा ना, वो रुका होगा तुम्हारे लिए, है कि नहीं है। तो उसी तरह से तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट पहले भी 5 मीटर दूर रखा हुआ था, अभी भी 5 मीटर दूर रखा हुआ है। इसका मतलब तुम समझ पाओगे कि ऑब्जेक्ट पहले भी जितनी दूरी पे था आज भी उतनी ही दूरी पे है। यानी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको तुम रेस्ट में बोलोगे। और याद करो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड क्या, एंड बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस केस में अगर तुम देखो मोशन को, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है अपना, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको कि तुम u बुलाते थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी तुमको दोनों ही 0 देखने मिलेगी, राइट। अब देखो अगर एसेलरेशन की बात करें, अगर एसेलरेशन की बात करें तो अगेन क्योंकि यहां तुमको चेंज इन वेलोसिटी देखने नहीं मिल रहा, तो इस केस में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना। सिंपल बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रुका हुआ है और रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 है ना। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी जितनी है फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है। अरे अगर कुछ भी वेलोसिटी होती तो एक बात समझना, अगर थोड़ी भी वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट के पास होती तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर चुका होता ना। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर जाता तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता कि नहीं कर जाता, पर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी 0 है। और जैसे ही तुम ऐसा देखते हो तो तुम ये बोलते हो भैया ये तो वेलोसिटी ही नहीं है, एक्सेलरेशन का होगा। तो तुम बोलते हो वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये इस तरह के ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है कि तुम ऐसा ग्राफ देखो तो ऐसे समझना, ठीक है, बिल्कुल कर लोगे, सिंपल। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे तब क्या कहोगे। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, लेकिन देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस बार इसका जो ग्राफ तुम देख रहे हो वो कैसे है, इस प्रकार से है कि नहीं। यहां पे है डिस्टेंस और यहां पे है टाइम,
अगर इस मोशन को तुम समझने का कोशिश करो तो देखो, शुरुआत में तुम किसी जगह पे खड़े हो, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने, ठीक है, तुम्हारे नयन चक्षुओं के सामने एक वस्तु रखी गई है ना, ज्यादा हिंदी हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट को जो तुम देख रहे हो ना शुरुआत में, वो मान लो कि ये ओरिजिन पे है, या ऐसा मान लो कि तुम बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के पास खड़े हो, तुम बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के पास खड़े हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, धीरे धीरे समय बीतते बीतते ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। पहले तो ये समझो कि हमारा जो स्कोप है, हम लोगों को जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो लीनियर मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम लोग हमेशा किसी एक डायरेक्शन में ही मोशन पढ़ रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि जो मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, और जब तुम खुद को ओरिजिन मान के ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट एक कार है, ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कार ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मान लो ये 2 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड हो गया, वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट की मंशा हुई, मतलब कार वाले को मन करा कि वो कार ड्राइव करके आगे लेके चला जाए। तो धीरे धीरे कार की वेलोसिटी बढ़ती चली गई, और कार की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे तुमसे और वो कार के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखो, शुरुआत में तुम और कार बिल्कुल चिपक के खड़े हो, तुमको मजा आ रहा है वो कार देखने में, पर कार धीरे धीरे, ड्राइवर जो है वो देख रहा है कि तुम कार को घूर रहे हो, तो वो धीरे धीरे तुमसे दूर चले जाता है। तो समय जैसे जैसे बीतता है वो अपना कार लेके ड्राइवर तुमसे दूर जाता है, और जब ऐसा कर रहा है ड्राइवर, तो डिस्टेंस तुम्हारे और कार के बीच में बढ़ती चली जा रही है, और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। मान लो कि 2 सेकेंड बाद जो कार है वो तुमसे 10 मीटर की दूरी पे है, 4 सेकेंड बाद जो कार है वो 20 मीटर की दूरी पे है, 6 सेकेंड बाद जो कार है वो तुमसे 30 मीटर की दूरी पे है, और 8 सेकेंड बाद जो कार है वो तुमसे 40 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में सही नहीं दिख रहा, बट तुम एडजस्ट कर लेना। ये जो 40 है ये 8 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, और ये जो 30 वाला है वो 6 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तुम यहां पे आराम से देख पाओगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तुम ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे वो जो कार है उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो बढ़ रहा है डिस्टेंस वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। क्योंकि तुम देखो, अगर इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की जाए तो इस स्ट्रेट लाइन का राइज अपॉन रन देखो, तुम इस वाले पोर्शन में देख लो, इस वाले पोर्शन में देख लो, इस वाले पोर्शन में, किसी भी पोर्शन में राइज अपॉन रन देख लो, यहां से देख लो इस वाले पोर्शन में कितना रन हुआ और कितना राइज हुआ। तो तुम देखोगे अगर इसका स्लोप निकालना पड़े तुमको, यानी कि राइज अपॉन रन तुमको निकालना हो कि भैया राइज अपॉन रन यानी कि क्या, y के डायरेक्शन में कितना चले डिवाइड बाय x के डायरेक्शन में कितना चले। तो y के डायरेक्शन में तुम देखो, शुरुआत में तुम 0,0 पे थे, क्योंकि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो 0 डिस्टेंस ट्रेवल करा था, तुम्हारे से एकदम चिपका हुआ था, और टाइम भी उस टाइम 0 था। तो 0,0 डिस्टेंस पे तुमको अगर राइज अपॉन रन निकालोगे तो देखो, अगर ये इनिशियल पॉइंट मान रहे हो और ये फाइनल पॉइंट मान रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच तुमको देखने मिलेगा कि देखो राइज कितना मिला। तो देखो यहां से यहां तक का तुमको राइज मिला, यानी कि 10 - 0 का राइज मिला। रन के बारे में बात करें तो 2 - 0 का तुमको रन मिला। उसी तरह से अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये चीज तुम देखना चाहो तो अगेन तुम देख पाओगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम लोग राइज और रन देखें तो हम लोग देखेंगे यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर ऊपर चला गया, पहले 10 मीटर पे था, अभी वो 20 मीटर पे चला गया। तो टोटल अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा 20 - 10 डिवाइड बाई रन में अगर तुम देखोगे कि एक्स एक्सिस पे कितना चले तो तुम देखोगे कि 4 सेकेंड - 2 सेकेंड है ना। तो यहां से भी तुम कैलकुलेट करोगे तो ये रेशियो सेम आएगा। करके देखते हैं, देखो 10/2 करोगे तो 5 आएगा, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से इसको अगर सॉल्व करोगे तो 20 - 10 10 आएगा, डिवाइड बाई 2 यानी कि 5,
यानी कि ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम लोग यहां से ये सीख सकते हैं कि अगर हम लोग को ऐसा ग्राफ देखने मिले जो ओरिजिन से चल रहा है और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, याद करना अगर जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाए तो तुमको वो ग्राफ रेस्ट में दिखाई देगा, मतलब तुमको जो वो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन अगर वो जो ग्राफ बन रहा है ना, जो अपना कर्व बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन को कर्व बोल सकते हो तुम, तो जो वो कर्व बन रहा है वो अगर स्ट्रेट लाइन है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसका मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, स्पीड में कोई चेंज आ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा तुमको, स्पीड देगा, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते थे, इसीलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तुमको क्या देगा, स्पीड देगा। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुम यहां देखो हर पॉइंट पे अगर तुम स्लोप निकालने का कैलकुलेट करने का ट्राई करो तो पॉइंट ए और बी के बीच में देखोगे तो राइज अपॉन रन तुमको कांस्टेंट आएगा। उसी तरह से अगर तुम यहां पे देखो ये 0 है, यहां पे 200 है, तो देखो यहां पे अगर स्लोप निकालो तो 200 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 करोगे। उसी तरह से अगर ए और बी के बीच में स्लोप निकालो तो तुम कितना निकाल पाओगे, बी पॉइंट पे 400 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 400, राइज कितना मिला, इतना का राइज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 200 डिवाइड बाई रन में अगर देखो तो देखो यहां से यहां तक रन हुआ है तो 8 माइनस 4 करोगे तो अगेन ये 200/4 आ जाएगा, ये भी 200/4। तो देखो स्लोप कांस्टेंट मिल रहा है ना, और कहीं ना कहीं इसका रिलेशन पिछले लेक्चर से भी है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब कि स्लोप चेंज तो हो नहीं रहा है। और देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर, अच्छा देखो डिस्टेंस तुमको किस में मिल रहा है, वाई एक्सेस में देखने मिल रहा है, यानी कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ये चीज, और चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स को ही तुम स्लोप बुलाते थे। तो यहां पे जो तुम बोल सकते हो कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स जो है वो स्लोप के बराबर है, और जो स्लोप है वो एक्चुअली चेंज इन वाई क्या दिख रहा है तुमको, चेंज इन डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, चेंज इन एक्स क्या दिखाई दे रहा है, चेंज इन टाइम दिखाई दे रहा है। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि राइज अपॉन रन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम को तुम क्या बोलते हो, स्पीड। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। और एक और चीज हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देता है अपने को, स्पीड दे रहा होता है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इन दोनों से अगर हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं क्या कि स्लोप के बारे में बात कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन अगर हो तो वो कांस्टेंट होगा, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड होगा। तो अगर पिछले वाले ग्राफ को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, और स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्पीड देगा। इसका मतलब यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि जो अपना स्लोप आया था वो स्लोप कैसा आया था, कांस्टेंट आया था, और जो वो कांस्टेंट स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो हमारे इस ग्राफ में जो पिछला ग्राफ हम लोगों ने देखा उसमें स्पीड कैसा दिख रहा था, कांस्टेंट। क्लियर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड देगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो पिछला वाला ग्राफ जो हम लोगों ने देखा वो स्ट्रेट लाइन था, इसका स्लोप कांस्टेंट था, इसमें स्पीड कांस्टेंट मिलेगा। अब तुम बोलोगे ये वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन था, इसका भी स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ इसका स्लोप
मैं मानता हूं कि इसका स्लोप 0 है, पर 0 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ इसका भी स्पीड कांस्टेंट है। कैसा? इसका स्पीड देखो, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 है, तो इसका स्पीड भी कितना है? 0 है कि नहीं है? तो ये चीज तुम लोग बोल सकते हो कि अगर कोई भी तुमको ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बात करें तो तुम वहां स्पीड के बारे में बोलोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करें तो तुम वहां वेलोसिटी के बारे में बात करोगे। तो जब भी तुमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व जो बन रहा होगा वो स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई दे, तो तुम बोलोगे कि वहां पे स्पीड या कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है उसमें बोल रहा है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो वेलोसिटी कैसी दिखेगी? कांस्टेंट होगी। इस वाले ग्राफ में क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट, और इस वाले ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे स्लोप स्पीड है और जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो यहां पे स्पीड है वो कैसा है? कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो तुम क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म मोशन है ना? यूनिफॉर्म मोशन है और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए बोल रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है जहां पे वेलोसिटी इसका कैसा है? कांस्टेंट है। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम ध्यान दे रहे हो और तुम मेरे साथ बने हुए हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन है तो पिछला लेक्चर देखना और यहाँ पे भी रिवाइंड करके देख सकते हो। कर लोगे, आई नो कि तुम कर लोगे, बस खुद पे विश्वास रखो, टफ नहीं है। तुम नहीं पढ़ते इसलिए मुश्किल लगता है। चलो अब देखते हैं। बोल रहा है एक और स्टेटमेंट जो हम लोगों को समझना चाहिए, वो ये है कि भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो स्पीड ज्यादा दिखा रहा होगा। देखो कैसे, अभी हम लोगों ने पिछला स्टेटमेंट क्या पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, ये बात सही है। अभी देखो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा दिखाई दे उसका स्पीड ज्यादा है। सही बात है, बिल्कुल सिंपल, यही चीज तो पढ़ा है हम लोगों ने। देखो अगर दो कर्व को खींचा जाए, एक कर्व ऐसा है एक कर्व ऐसा है, तो इसका स्लोप ही हम लोग को स्पीड दे रहा होगा। तो देखो राइज अपॉन रन करके देखते हैं, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। मान लेते हैं हम लोग इतने दूर के रन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्स में हम लोग इतना चले, यानी कि हम लोग इतना दूर चले टाइम के अंदर, और हम लोग यहां देख रहे हैं डिस्टेंस को। अब देखो मान लेते हैं कि यहां पे इस ग्राफ के अंदर ये वाला इंटरवल 10 सेकंड का है, यानी कि यहां से 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो अंतर है वो 10 माइनस 0 सेकंड यानी कि 10 सेकंड का है कि नहीं है? और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे यहां पे जो वेलोसिटी शो कर रहा है, ये वाला यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मान लो पार्टिकल ए है, बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। तो टाइम 10 सेकेंड पे बॉडी बी का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 50 मीटर है, और बॉडी ए का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो मान लेते हैं कि 100 मीटर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई बच्चा भी बता देगा अगर उसको तुम ये बताओगे, तो एक बार तुम खुद से सोच के देखो। बोल रहा है कि दो लोग एक साथ खड़े हैं और 10 सेकंड बाद देखा गया तो एक आदमी 50 मीटर भाग चुका था, दूसरा आदमी 100 मीटर भाग चुका था, तो तेज कौन भागा होगा? जो 100 मीटर भाग चुका था। तो वही चीज तो ये है, देखो दो लोग एक साथ खड़े हैं यानी कि एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट है, दोनों मोशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग यहीं से देख रहे हैं। तो पहला आदमी 100 मीटर चला गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए है, जो पहला आदमी है वो 100 मीटर चला गया 10 सेकंड के अंदर, दूसरा आदमी 50 मीटर ही जा पाया 10 सेकंड के अंदर। तो तुम बताओ तेज कौन गया? तो तुम बोलोगे पहला आदमी।
यही चीज तो यहां कह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुमको जो स्लोप जिसका ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर जो स्लोप बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तो स्पीड के बारे में बात करता है। यानी कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में बात कर रहा है तो वो बेसिकली हमसे डायरेक्टली स्पीड के बारे में बात कर रहा है ना। जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, क्योंकि स्लोप ही तो स्पीड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। नहीं समझे? अरे समझ गए, चलो ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वो बड़ा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पी से। अब ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। पहले हम लोगों ने सोचा कि भैया ग्राफ के अंदर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। अगर स्लोप के टर्म्स में इसको समझना चाहो तो देखो सेम रन मिला है। स्लोप को अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है राइज अपॉन रन, यानी कि y में कितना चले डिवाइड बाई x में कितना चले। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में x में तो बराबर चल रहे हैं, ये वाली दूरी चल रहा है ना 10 सेकेंड। यहां पे x में हम लोग कितना ट्रेवल कर रहे हैं, इतना ट्रेवल कर रहे हैं। y में देख रहे हैं तो एक ने कम चला है और एक ने ज्यादा चला है, तो जो ज्यादा चलेगा उसका स्पीड ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पे स्लोप डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। और अगर तुमसे बोल रहा है कि ये वाइस वर्सा में भी ट्रू है, इसका मतलब ये है कि पहले तो तुमको बोला कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, अभी तुमसे बोले कि वाइस वर्सा ट्रू है, इसका मतलब कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, है ना। इजी, इतना तक सॉर्टेड है ना, यहां तक मेरे साथ हो। चलो फिर अब देखो, कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम हो, दो पार्टिकल का अगर स्पीड सेम हो तो हम लोग ये बुला सकते हैं कि उसकी, सॉरी, दो पार्टिकल का अगर स्लोप सेम हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी सेम है। या फिर ऐसे बोलो कि दो पार्टिकल का अगर स्पीड सेम हो तो डिस्टेंस टाइम कर्व के अंदर उसका जो स्लोप होगा वो भी सेम होगा। सही है? देखो, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल बी, क्योंकि दोनों का जो स्लोप है वो सेम है। अब देखो, क्योंकि इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो इसका स्लोप आता है वो भैया किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्पीड को। क्योंकि देखो अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप निकालो तो राइज अपॉन रन करोगे, यानी किस में ऊपर जा रहे हो, तुम जा रहे हो चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को तुम क्या पढ़ते थे, स्पीड पढ़ते थे, है ना। हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, मैं छोड़ नहीं रहा आपको एक बार बोल के, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो बैठे, आपको ध्यान हो वो चीज। रिपीटेशन जरूरी है, ठीक है। मोनोटोनस लग रहा होगा बट यहाँ रिपीटेशन जरूरी है ताकि आप भूलो ना, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो इसका स्लोप निकालोगे तो राइज अपॉन रन करोगे, यानी कि y में कितना चले डिवाइड बाई x में कितना चले, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो वो स्पीड आएगा, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है वो कितना क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है। तो भैया अगर स्लोप तुम्हारा सेम हो तो क्या ये बात वैलिड नहीं है कि स्पीड भी सेम होगा? इसमें कुछ बड़ा बात बोल रहा है क्या ये? काफी लॉजिकल है कि यहां पे जो इसका स्लोप है वो स्पीड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर स्लोप सेम है तो स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्पीड भी सेम होगा। वाइस वर्सा में अगर तुम बोलो कि भैया स्पीड सेम है दो ऑब्जेक्ट का तो स्लोप भी सेम है, तो फिर तुम बोलोगे, तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा, अच्छा ठीक है मानते हैं इन दोनों ग्राफ्स का स्पीड सेम है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप क्यों नहीं कर गया? ये सवाल हो सकता है तुम्हारे दिमाग में, जरा सोच के देखो। अगर दोनों ग्राफ का स्पीड, मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, अगर दोनों की स्पीड सेम है या फिर वेलोसिटी सेम है, पहले तो अगर लीनियर मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। उस केस में स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगी, ये बात तुमको याद होनी चाहिए, ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है और बार बार बातें करी हैं इसके बारे में, तो तुमको पता भी होगा ये चीज, है ना। तो हम लोग
दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कभी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अगर लीनियर मोशन है और पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ना मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात है। ये समझ रहे हो, ये सब इंटरचेंजेबल है, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के रेफरेंस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब एक ये बोलो या फिर ये बोलो, कभी ये बोल दूं या कभी वो बोल दो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये वो तुम समझते हो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर भैया स्पीड सेम है या फिर वेलोसिटी सेम है तो वो सेम जगह से जाता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसके पीछे रीजन है रेफरेंस पॉइंट का। देखो इस मोशन के अंदर ऐसा हो रहा है कि तुम इंसान, मतलब तुम हो रेफरेंस पॉइंट पे, तुम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये बॉडी तुम्हारा मान लेते हैं कि ए है, बिल्कुल तुम्हारे पास है। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो बॉडी ए है वो तुमसे 0 डिस्टेंस दूर है, यानी कि वो कहां पे है, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, ऑरिजिन पे। और जो बॉडी बी है ना वो तुमसे थोड़ा दूर है, तो बॉडी बी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बॉडी बी तुमसे मान लेते हैं कि एक्स नॉट डिस्टेंस दूरी है, ये एक्स नॉट मान लो कि 5 मीटर, तो बॉडी बी 5 मीटर दूर है। तो अगर ग्राफ पे तुम बॉडी बी को प्लॉट करना चाहो तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि बॉडी बी जो ग्राफ पे होगा वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, क्योंकि भैया 5 मीटर दूर है ना, तो डिस्टेंस 5 मीटर ऊपर होना चाहिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग डिस्टेंस में 5 मीटर ऊपर ट्रेवल करके कहां पहुंच जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं। क्या ये बात सही है? अब देखो क्योंकि दोनों की स्पीड या फिर बोलो कि वेलोसिटी सेम है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो राइज अपॉन रन जब तुम देखोगे, अगर तुम मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं, तो इस वाले पोर्शन के अंदर अगर तुम इतने रन के अंदर राइज देखोगे तो देखोगे कि तुम ये वाला कर्व भी कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, और ये वाला कर्व भी कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। तो ये दोनों लेंथ बराबर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से तुम बोल सकते हो स्लोप सेम है, स्पीड सेम है। मैथमेटिकली भी देख लिया हम लोगों ने, ग्राफिकली भी देख लिया हम लोगों ने। यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। चलो अब देखो, कह रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कैसा होगा। तो हम लोग जरा एक कंडीशन सोचते हैं। अच्छा, एक यहां पे एक चीज मिस हो गया कि अगर जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कहां पे, यहां पे, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो तुम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूनिफॉर्म मोशन है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में यहां से अगर तुमको डिस्टेंस निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अगर तुमको वेलोसिटी निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हो। और ध्यान से देखो तो ये स्लोप ही तो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो है यहाँ पे जो स्पीड की बात कर रहा है। चलो अब देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशन क्या पढ़ते थे हम लोग क्या पढ़ते थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बन रहा था उस केस में हम लोगों ने अभी अभी इक्वेशन देखा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा था वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से, तो हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन को 0 करने की वजह से एस इज इक्वल टू यू टी बोलते थे। और ये वाला जो ग्राफ दिखता था ना, वो देखो अगर तुम स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कुछ सिमिलर दिख रहा था ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। और तुमने ध्यान दिया होगा कि जब इसका ग्राफ बन रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा था, है ना। तो यहां पे जो u था वो क्या था, स्लोप था, और यहां पे जो m है वो स्लोप है।
अगर ग्राफ तुम्हारा ऑरिजिन से स्टार्ट होगा तो सी की वैल्यू यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो जाती थी, लेकिन इस वाले लास्ट केस में तुम्हारा जो ग्राफ था वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ था। तो अगर इस वाले ग्राफ की इक्वेशन लिखनी हो तुमको, बॉडी बी के लिए अगर लिखना हो, तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? इसका इक्वेशन मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो स्लोप होगा, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो जो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पे y में क्या दिख रहा है तुमको? डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो x हो गया। m यानी कि स्लोप को तुम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बार बार हम लोगों ने बात करी कि वो स्पीड के बराबर होता है, और स्पीड को मान लेते हैं u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। x यानी कि x एक्सिस पे हम लोगों का क्या है? x एक्सिस पे हम लोग को यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। c यानी कि इंटरसेप्ट, यानी कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस से कितना ऊपर कट कर रहा है या कितना नीचे कट कर रहा है y एक्सिस पे। तो देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला अपना पोर्शन जो है ना, ये इंटरसेप्ट है, तो इसी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो इसका इक्वेशन बनेगा। ये किसके लिए है? ये बॉडी बी के लिए। और अगर बॉडी ए के लिए तुमको इक्वेशन लिखना हो तो सिंपली x इज इक्वल टू यूटी लिख दोगे, क्योंकि भैया इसका इंटरसेप्ट तो क्या है? इसका इंटरसेप्ट तो 0 है, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे था, है ना। तो ये चीज यहां से समझ पा रहे हो। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि पिछला वाला तामझाम ऐसा था, लेकिन अभी यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन की तरफ आ गए हैं, तो क्योंकि एसेलरेशन यहां पे मिलेगा, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड है, तो एसेलरेशन जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, एसेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो यहां पे जो कर्व है, ये कर्व था लीनियर। लीनियर कर्व की मतलब कि जो यहां पे डिस्टेंस था वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। देखो डिस्टेंस जो था वो टाइम के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इस वाले कर्व में जो डिस्टेंस है वो टाइम के पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाला जो कर्व, यहां से जो तुम कर्व देखोगे, ये वाला जो कर्व मिलेगा वो मिलेगा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस वुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, अब देखो एक बार जरा फीलिंग लेते हैं पार्टिकल के साथ क्या हो रहा होगा। कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं कि यहां रेफरेंस पॉइंट पे पड़ा हो, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑरिजिन पे, अब धीरे धीरे जो पार्टिकल है उसने ये डिसाइड किया कि मैं चलना चालू करता हूं और मैं एक्सेलरेट करना चाहता हूं। तो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये अपना ऑब्जेक्ट, इसको मन हुआ, इसकी इच्छा हुई कि मुझे चलना है, और क्योंकि हमारे जो मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग सीधा ही चलने वाले हैं, है ना। और क्योंकि हमारा मोशन इस बार स्ट्रेट लाइन में भी है, लीनियर तो चलेंगे ही, मतलब वन डायमेंशन में चलेंगे, ये बात सही है। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड भी है, यानी कि हम लोग कुछ एसेलरेशन भी शो कर सकते हैं। तो देखो मोशन कैसे हो रहा होगा, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था ओरिजिन पे, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट बढ़ना चालू किया, लेकिन इसकी एसेलरेशन बढ़ते चली जाएगी, मतलब एसेलरेशन कांस्टेंट है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर ऑब्जेक्ट की कुछ एसेलरेशन है और वो एसेलरेशन कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का एसेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हम लोग समझ रहे हैं अभी के लिए, तो 0 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। एसेलरेशन की जो वेलोसिटी है, मतलब एसेलरेशन का जो रेट है, उसको हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से जो ऑब्जेक्ट है वो एसेलरेट कर रहा है। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे जो वेलोसिटी हो जाएगी अपनी, वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी कि 0 प्लस
ए इंटू टी, और ए की वैल्यू कितनी 2 और टी की वैल्यू 1। टाइम टी इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, v इज इक्वल टू ए इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 2। तो यहां से देखो ये 2 आ रहा है, यहां से ये 4 आ रहा है, मीटर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। t इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, v इज इक्वल टू एसेलरेशन इंटू टाइम। देखो u तो यहाँ पे 0 है ना, तो इसको हम लोग हटा के चल सकते हैं। तो at की बात कर रहे हैं हम लोग, तो a की वैल्यू तो हमेशा हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, एसेलरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया इसकी वैल्यू को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी के लिए, समझने के लिए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी फिक्स तो नहीं रह रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। यानी कि ये मोशन कैसा दिखेगा, ये मोशन ऐसा दिखेगा। मतलब कि शुरुआत में ये रेस्ट पे था, धीरे धीरे एसेलरेशन बढ़ा 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 बढ़ा, और एसेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी उसके हिसाब से लीनियर रेट से बढ़ते चले जा रहा है। और जो ये कर्व आएगा, डिस्टेंस टाइम जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टाइम के स्क्वायर के। अगर हम लोग यही चीज जो अभी देख रहे थे पीछे, अगर हम लोग डिस्टेंस के टर्म में देखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने 0 रख रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग दोबारा से। इस बार हम लोग ये सारी वैल्यूज में डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर तुम इस पॉइंट पे डिस्टेंस निकालो तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब t की वैल्यू 0 है तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी के लिए t मान ली है, 2 मान लिया। ए की वैल्यू को हम लोगों ने अभी के लिए 2 माना था, तो हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर अगर करोगे तो यहां से तुम्हारा जो डिस्टेंस आएगा वो टी स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि जितना टाइम होगा उसका स्क्वायर करके तुम डिस्टेंस के बराबर लिख देना। तो हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो टाइम का स्क्वायर होगा। अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 0 मीटर। टाइम t इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मीटर। टाइम t इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर। टाइम t इज इक्वल टू अगर 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मीटर। ये बात समझ रहे हो, ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, ये लीनियर, मतलब जो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। देखो शुरू में 0 था, बाद में 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके। और जो डिस्टेंस भी है ना वो लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखो टाइम यहाँ t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक गया, लेकिन यहाँ पे तुम डिस्टेंस के बारे में बात करो तो तुम 9 मीटर ट्रेवल कर लिए, यानी कि इसके बीच में लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर तुम डिस्टेंस टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे देखो तो ये देखो 4 का स्क्वायर 16 मीटर, ये बिल्कुल लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो नॉन लीनियर आएगा, और नॉन लीनियर ग्राफ को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप ऐसा बोल के पढ़ा था हम लोगों ने, वो यहां पे यूज होने वाला है। तो डिस्टेंस टाइम कर्व अगर तुमको प्लॉट करना हो जहां पे जो तुम्हारा एसेलरेशन है वो कांस्टेंट है ना, उस केस में यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन में अगर तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करो जहां पे एसेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब एसेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, वो ग्राफ लीनियर नहीं होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। ये बात सही है। अब धीरे धीरे हम लोगों को ऐसा कुछ ग्राफ बनाना है जिसमें हम लोगों को स्पीड बढ़ती हुई दिखाई दे। ओके, तो देखो ये हो गया अपना डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मैं एक बार ग्राफ खींच देता हूं और फिर आप धीरे धीरे उसको इंटरप्रेट करना, समझना कि इस ग्राफ में क्या हो रहा होगा।
तो जैसे शुरुआत में ये जो बॉडी था, जो ऑब्जेक्ट था, वो रेस्ट पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मान लो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ऑब्जेक्ट यहां से 1 मीटर ट्रेवल करा। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 4 मीटर ट्रेवल करा। जो हम लोगों ने पीछे करा है, हम लोग इस डेटा को यूज कर रहे हैं। 1 मीटर, 4 मीटर, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में 9 मीटर, ये चीज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्लॉट करने के लिए। तो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट था वो 9 मीटर ट्रेवल किया। टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट था वो 16 मीटर ट्रेवल किया। देखो यहां पे लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है, यहां जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, यानी कि टाइम जब बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ रहा होगा। ये बात सही है। तो इस तरह का ग्राफ, और इसमें तुम एक बात नोटिस करना कि हम लोग यहाँ पे ये जो ग्राफ है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है। ये बात सही है कि ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये इंक्रीजिंग स्लोप है। इस तरह का ग्राफ जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यहां पे जो स्लोप है पॉजिटिव है, लेकिन साथ ही साथ ये इंक्रीजिंग स्लोप है, क्योंकि राइज अपॉन रन स्लोप होता है, तो रेट ऑफ राइज इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग। देखो इस वाले पोर्शन में ए से बी जाने में अपने को इतना छोटा राइज मिला था, यहां से यहां तक का राइज मिला था, और यहां पे इतना लंबा राइज मिला। यानी कि ये बात सही है कि इस ग्राफ में हम लोग कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव स्लोप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहां पे जो वैल्यूज हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं, पर जो वैल्यूज के बढ़ने का जो रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये वाला स्लोप, मतलब ये वाला जो कर्व है वो यूज करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन के केस में पॉजिटिव एसेलरेशन को दिखाने के लिए। और पॉजिटिव एसेलरेशन के केस में स्पीड जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा टाइम के हिसाब से। ठीक है, इस टाइप से। हाँ, एक चीज और ध्यान रहे कि ये y के पैरेलल नहीं हो सकता। अगर पैरेलल होगा तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, बात करेंगे उसके बारे में आगे जाके। ठीक है, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी है, तो तुमको ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एलियनेटेड नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है इसका मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर रिटार्डेड मोशन में तुम बनाओ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में तो ऑरिजिन पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिटार्डेड मोशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये कब हो रहा होगा? जब तुम क्या कर रहे होगे? ब्रेक लगा रहे होगे। ये ब्रेकिंग के केस में हो रहा होगा, है ना, तभी होगा रिटार्डेशन। तुम मूव कर रहे हो एक साइकिल से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, उसके बाद तुमने ब्रेकिंग करनी चालू कर दी, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड जो होगा वो कम होते जाएगा, और कम होने के बाद एक टाइम के बाद क्या होगा? रुक जाएगा। तो अगर तुम ऐसा इसका ग्राफ बनाना चाहो तो धीरे शुरू शुरू में तुम मूव तो कर रहे हो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, यानी कि यहां जो स्लोप तुमको मिलेगा वो स्लोप तुमको कैसा मिलेगा? नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तो इस वाले कर्व में अगर तुम स्लोप के बारे में बात करो तो यहां पे इस वाले कर्व में स्लोप तुमको देखने मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअली स्लोप नेगेटिव नहीं मिलेगा, डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा। स्लोप तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, क्योंकि राइज अपॉन रन करोगे। अगर दो पॉइंट्स के बीच में तुम स्लोप देखोगे तो ये मान लो पॉइंट ए है, मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गया, इट्स ओके। अगर तुम राइज अपॉन रन देखो तो यहां पे राइज तुमको पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में दिखा, तो यहां जो राइज है वो भी पॉजिटिव है। रन के बारे में बात करो तो यहां जो रन है वो भी पॉजिटिव है। तो राइज अपॉन रन यानी कि जो तुम यहां पे स्लोप देखोगे वो दोनों ही केस में, इस वाले में भी और उस वाले में भी, कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले केस में अगर राइज अपॉन रन देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में हम लोग अगर इन पॉइंट्स को मार्क करें तो यहां देखो हम लोगों ने प्लस वाई के डायरेक्शन में राइज किया है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज किया है। और अगर रन के बारे में बात करें तो रन भी हमारा कैसा हुआ है?
पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, यानी कि प्लस अपॉन प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो उस केस में यहां भी पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, यहां भी पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। ये बात सही है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि जैसे जैसे तुम टाइम में आगे बढ़ते चल जा रहे हो तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये बात सही है। अब देखो तुम जिस पॉइंट पे ब्रेक भी अगर अप्लाई करोगे, मान लो तुम किसी गाड़ी से मूव कर रहे हो, मान लो तुम साइकिल ड्राइव कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तुम अगर साइकिल में ब्रेक भी लगाओगे तो जस्ट वहीं थोड़ा ना रुक जाएगा, वो थोड़ी दूर तो आगे जाएगा ना, कुछ ही सेकेंड तक वो मूव करे, 2 मीटर 4 मीटर ही मूव करे, पर वो साइकिल आगे जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ब्रेक लगाने के बाद भी। इवन कि तुम्हारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तुम्हारा डिस्टेंस अभी भी इंक्रीज करता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसके बाद तुम कितना भी टाइम में आगे चले जाओ तुम्हारा डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन तुमको कैसा दिखाई देगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कर्व तुमको क्या रिप्रेजेंट करता था? हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो कर्व है हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि रेस्ट को दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? रेस्ट को, राइट। तो हम लोग यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जो है हमारा, कहां गया, अगर क्या हुआ यार, हाँ ये वाला, अगर जो है हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हमारी स्पीड धीरे धीरे घटती चली जाएगी, और घटने के बाद एक समय बाद जीरो हो जाएगी। और जब जीरो हो जाएगी तो टाइम को कितना भी बढ़ाते चले जाओ, उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो वो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, इजी। चलो फिर अब देखो, ये बात करनी है कि ग्राफ कभी भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कभी भी पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मान लो अभी जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये जो ग्राफ था हम लोगों ने बोला था कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। अगर हम लोग इसी को वाई एक्सिस के पैरेलल करके देखना चाहें कि ये ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल चले जाए, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग राइज अपॉन रन देखेंगे, अगर इस टाइम इंटरवल में अगर हम लोग चेंज इन एक्स का बात करें तो देखो यहां पे ये जो ग्राफ का ये वाला पोर्शन है, अगर सिर्फ इसको समझो, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं यहां पे, अगर सिर्फ इसको समझो तो इसका जब स्लोप निकालोगे तो चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। तो देखो यहां पे तो रन बहुत छोटा सा है, मतलब x का कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रहा है। मान लो यहां पे x की कोई वैल्यू होगी, तो मान लो कि यहां टाइम में क्योंकि मूव कर रहे हो तो मान लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल हो गया। हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा है? हम लोगों को कह रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता y एक्सिस के। जब तुमको कोई चीज सिखाता है कोई कि ये नहीं करना चाहिए, तो तुम तो आदत से मजबूर इंसान हो यार, तुम तो वही करके देखते हो कि नहीं करके देखते क्या ही हो जाएगा। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं क्योंकि तुम लोग वैसे ही हो। तो अभी ये बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो कभी भी y एक्सिस के पैरेलल नहीं होना है। तो हम लोग पहले करके देखते हैं ना क्या होता है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो y एक्सिस के पैरेलल कर लिया। इस वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलो इस वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पे सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये इंफिनिटली बढ़ते चला जा रहा है, इनफाइनाइटली बढ़ रहा है। और चेंज इन x जो मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, देखो जो स्लोप निकालोगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x निकालोगे तो चेंज इन y तो तुमको बहुत ज्यादा मिल रहा है इस छोटे से टाइम में। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नीचे में आएगा 5 सेकेंड माइनस ऑफ 5 सेकेंड। रन में अगर देखो तो 5 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, क्योंकि हम लोग इसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है ये। और ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में मान लेते हैं कोई वैल्यू आती होगी, मान लेते हैं वैल्यू 10 20 50 कुछ आती होगी। तो ऊपर में कुछ भी वैल्यू आए, अगर नीचे में ये चीज जीरो हो जाए तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी समथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट भी बोल सकते हो कि यहां पे जो स्लोप होगा, इस केस में जो स्लोप होगा वो इंफिनिटी होगा। और यहां पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीड यहां पे हमको इन्फिनिटी दिखाई दे रही है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने फिजिक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ी जो कि लाइट के स्पीड से ज्यादा ट्रेवल कर जाए, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं पढ़ते जो इससे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सके, ठीक है। और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट स्पीड से ट्रेवल कर जाएगा, तो या तो फिजिक्स गलत होगा, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत होगा। और पूरा का पूरा फिजिक्स को तुम झुठला नहीं सकते, तो बेहतर है कि तुम बोलो कि ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। तो ध्यान में रखना आज के बाद कि कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो तुम प्लॉट करोगे वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा। अगर तुम कर रहे हो और तुम्हारे ग्राफ प्लॉटिंग में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुमने प्लॉटिंग में मिस्टेक करी है और तुम गलत बना रहे हो, तुमको रिकंसिडर करने की जरूरत है अपने ग्राफ को। फिर कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। बात सही है, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस है उसी के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले बात करी थी कि ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट भले जीरो हो जाए, घट जाए, पीछे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी वापस नहीं आ रहा, डिक्रीज नहीं कर रहा। तो ये हमेशा, मान लो कि तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हो और तुम यहां से 10 मीटर मूव करते हो तो डिस्टेंस यहां पॉजिटिव आया। लेकिन अगर तुम इसी पाथ पे रिटर्न होके भी पीछे 15 मीटर और चले जाते हो तो इस केस में जो तुम डिस्टेंस निकालते थे वो 10 + 15 = 25 मीटर ऐसा निकालते थे। तो ये हमेशा ही बढ़ेगा, अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि ये हमेशा इंक्रीज करेगा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग दिखेगा हम लोगों को, और हम लोगों को दिखेगा कि ये कभी भी घट नहीं रहा। वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो मैं बात मान लेता, मैं समझता कि डिक्रीज कर सकता है वेलोसिटी, वहां पे डिक्रीजिंग दिख सकता है। बट यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये कभी भी घट नहीं रहा है। डिस्टेंस कभी घटता है क्या? डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच का, कि कैसे कैसे किस किस रास्ते तुम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे हो। ये कभी घटेगा ही नहीं, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में बात किया कि टोटल पाथ लेंथ होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, कभी घटेगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बात है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, याद करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस के केस में वो ऑलवेज पॉजिटिव था, पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल था। अगर तुम पॉइंट ए से बी मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन का मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना, तो इस केस में मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर ट्रेवल किए, तो यहां डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है इस केस में। ठीक है, अगर मान लिए घूम के वापस हम लोग पॉइंट ए पे आ जाएं, तो इस केस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं से ट्रेवल कर रहा था और वापस यहीं पे आ गया। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो ये 0 आएगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को तुम और बढ़ा के पीछे लेके चले जाओ नेगेटिव डायरेक्शन में, रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो जब लेके जाओगे, मान लेते हैं कि और 10 मीटर पीछे लेके चले गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तुम अंतर देखोगे तो ये 0 - 10 आएगा, तो कितना आएगा? -10 मीटर के बराबर आएगा, है कि नहीं है? तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता था, वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता था, पर डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसीलिए ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इसीलिए ये जो कर्व है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही पॉसिबल है। इसीलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ अभी तक हम लोग जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ हम लोग इस वाले पोर्शन में मोशन देख रहे थे, इस वाले पोर्शन में ग्राफ देख रहे थे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व देखोगे तो तुम इधर भी मोशन देखोगे और इधर भी मोशन देख सकते हो, है ना। अगर रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करोगे ना,
ये बात है, ठीक है। तो ये चीज यहां से ये समझाना चाह रहा है तुमको। अब देखो, एक बार हम लोग, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसका अगर ग्राफिकल प्लॉटिंग करना हो तो कैसे करोगे, ये बात सोच के बताओ। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको तुमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट, ठीक है। सोच के बताओ, करके देखो एक बार। तो देखो, अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब कि तुम यहां पे टुकुर टुकुर ताक रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को। मान लेते हैं कि अगेन ये ऑब्जेक्ट कार है, कार है, चक्का है, इंजन है, सब सही है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है इसके अंदर, पर चला ही नहीं रहा। भाई साहब की मर्जी नहीं है, तो वो मूव ही नहीं करेगा। और जब मूव नहीं करेगा तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। और जब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो उसको तुम रेस्ट में बुलाओगे। तो शुरुआत में वो तुमको जहां पे दिख रहा होगा, मान लेते हैं कि शुरुआत में तुमसे कितना दूर है, 0 मीटर की दूरी पे है तुम्हारी और उसकी दूरी 0 मीटर, यानी कि तुम कार से एकदम चिपक के खड़े हो। तो बाद में भी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो कार रेस्ट में है तो वो मूव तो करेगा नहीं, तो टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन तुम्हारे और कार के बीच की दूरी नहीं बढ़ेगी। और ऐसा नहीं होगा तो तुम बोलोगे कि कार रेस्ट में है, और जब इसको प्लॉट करोगे तो तुम बोलोगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू जब 0 था तो ऑब्जेक्ट मेरे से 0 मीटर की दूरी पे था। टाइम t इज इक्वल टू जब 1 था, 1 सेकेंड, तो भी ऑब्जेक्ट मेरे से 0 मीटर की दूरी पे था। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जब हुआ तो भी ऑब्जेक्ट मेरे से 0 मीटर की दूरी पे है। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी हमको सेम देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा ना, मूव ही नहीं कर रहा। तो इनिशियली जो तुमसे और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी थी वो बाद में भी उतनी ही रह जाएगी। क्या ये बात सही है, ठीक है। तो ये तुम ऐसे प्लॉट कर सकते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट शुरू में तुमसे 0 डिस्टेंस की दूरी में है तो बाद में ऐसा रहेगा। अच्छा, एक और केस पॉसिबल है कि ठीक है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मानते हैं इस बात को, पर तुम थोड़ा दूर से देख रहे हो, है ना, देखो मगर प्यार से, दूर से। तो हो सकता है कि तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी शुरुआत में 10 मीटर की होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जहां से तुमने मोशन को स्टडी करना चालू किया। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तो मोशन कर नहीं रहा, तो मोशन नहीं करने की वजह से ऑब्जेक्ट कि तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है, तुम्हारे और कार के बीच में जो दूरी है, वो हमेशा एक फिक्स्ड दूरी रह रही है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी 10 मीटर थी, तो हम लोग उसको दिखाना चाहेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट था वो तुमसे 10 मीटर दूर था, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, अभी भी ऑब्जेक्ट वहीं पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, इसलिए तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी नहीं बढ़ रही, तो बाद में भी जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर दूर ही रहेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर तुम ध्यान दो तो क्या ये ग्राफ सेम टाइप का नहीं है जो तुमने डिस्टेंस टाइम कर्व के अंदर सीखा था, कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बॉडी में को रेस्ट में दिखाई देगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ ग्राफ, राइट। तुम वो समझते हो तो तुम ये भी समझते हो। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन होगा उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी है, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं मिल रहा है आपको, तो एक्सेलरेशन कहां से ले आइएगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, चेंज इन कोई वेलोसिटी मिल ही नहीं रही है, 0 अपॉन समथिंग वुड बी अगेन 0। तो इस केस में एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे, यहां से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इंटू टी आ जाएगा, है ना। अगर तुम इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या था, स्लोप था, और c क्या था, इंटरसेप्ट था। तो तुम देखोगे कि इस वाले इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि इंटरसेप्ट 0 है।
इंटरसेप्ट का होना इस बात को बताता था कि जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो वाई एक्सिस को प्लस के डायरेक्शन में काट रहा होगा कि निगेटिव डायरेक्शन में काट रहा होगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 होने की वजह से हम लोग को ये बात समझ में आएगी कि जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ऑरिजिन से गुजर रहा होगा। अगर पॉजिटिव होता, यूटी प्लस समथिंग आता तो कुछ ऊपर लेके जाते, यूटी माइनस समथिंग होता तो कुछ नीचे ले जाके जाते। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में शिफ्टिंग के अंदर भी देखी थी। लेकिन यहाँ पे S इज इक्वल टू यूटी होने की वजह से यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू एम एक्स देखने मिल रहा है। यानी कि टाइम अपने को किधर मिल रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर, डिस्प्लेसमेंट किधर दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस के अंदर, और जो अपना स्लोप है इस पूरे ग्राफ का वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर, जो कि कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में लीनियर ग्राफ देखने मिलेगा। और कुछ देर पहले हम लोगों ने सीखा था कि लीनियर ग्राफ कैसा दिखेगा, इस प्रकार का। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तुम यहां पे खड़े हो पॉइंट ए पे, अगर तुम्हारा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो तुमको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर। तो मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर ना जाके इधर जाने लगे निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो जब ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने लग जाएगा, तुमको समझने के लिए मैं इसको ग्रीन लाइन से मार्क कर देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने लग जाएगा तो सारी चीजें सेम मिलेंगी, बस उसमें जो अपना स्पीड वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर में डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले ट्रैवल कर रहे थे, पॉजिटिव में ना ट्रैवल करके डिस्प्लेसमेंट इस बार निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। तो ग्राफ तो सेम रहेगा, पर ग्राफ इस बार निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। राइट, ओके। तो ये चीज हम लोग समझ रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो उस केस में हम लोगों को इस टाइप का कर्व देखने मिलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉसिबल था, इसलिए ये वाला ग्राफ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में पॉसिबल है। और जो डिपेंडेंसी है वो कैसी है, वो स्ट्रेट लाइन वाली है, लीनियर डिपेंडेंसी है। ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर अगर तुम देखो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और अगर यहां से अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था कि जो हम लोग देख रहे थे वहां पे डिपेंडेंसी कैसा आ रहा था, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा था, नॉन लीनियर कर्व आ रहा था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सारी बात की है, हम लोग दोबारा नहीं करना चाहेंगे इस चीज को। ठीक है। जस्ट यहाँ पे तुम ये देख सकते हो, यहाँ पे जो कर्व आ रहा था S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहां पे एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू थी, उस केस में जो कर्व आ रहा था वो कैसा आ रहा था, नॉन लीनियर आ रहा था, एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं था। और क्योंकि इस बार वेलोसिटी वाला कर्व है, सॉरी इस बार डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, तो पॉजिटिव में भी पॉसिबल होगा और निगेटिव में भी पॉसिबल होगा। यानी कि यहां से अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये कर्व ऐसे भी जा सकता है, और याद रहे कि ये कर्व y के पैरेलल नहीं होगा, तो उस वाले पोर्शन को तुमको ध्यान से मिटा देना चाहिए जो कि y के पैरेलल आ रहा होगा, क्योंकि y के पैरेलल आएगा तो स्पीड इंफिनिटी दिखाई देगी। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो नॉन लीनियर कर्व बनेगा। तो इस डायरेक्शन में ऐसा बनेगा। अगर इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, मतलब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो पर इसका डायरेक्शन इस बार इधर की बजाय इधर हो जाए, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा वो नेगेटिव देखने मिलेगा। तो अगेन ये वाला ग्राफ फिर प्लॉट करोगे तुम, और यहां भी तुम ध्यान रखोगे कि ये y एक्सिस के पैरेलल ना हो जाए, क्योंकि जब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वहां पे इनफाइनाइट वेलोसिटी को शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अचीव करना। तो वो ग्राफ वहां पे गलत हो जाएगा। इस बात पे मैं बार बार ध्यान इसलिए दे रहा हूं, या फिर आपका ध्यान दिला रहा हूं, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे लेके आए हैं जिसके अंदर आपको ग्राफ पहचानने बोलेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है,
आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो आगे, और बल्कि आ गया, जस्ट अभी आ गया। बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो देखो, अगर चारों ग्राफ को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एक करके देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बात सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे स्पीड दे रहा होगा, ये बात भी सही है। तो यहां से यहां पॉइंट ए से बी अगर ग्राफ को देखो, कलर चेंज कर लें क्या, पॉइंट ए से बी अगर ग्राफ को देखो तो ग्राफ पॉइंट ए से बी, मान लो तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहां पे ग्राफ जो है वो मुझे मोशन में दिखाई दे रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है मुझे पॉइंट ए से बी के बीच में मोशन में दिखाई दे रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होने की वजह से ये ऐसा गया, लीनियर ग्राफ बना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी लीनियर होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो जो कर्व होगा वो लीनियर ना होके टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इस टाइप का या इस टाइप का ऐसा कुछ बनता है ना। ये देखो, फिर बी से सी के बीच में अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं जाके रुक गया है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करे कि कुछ देर तक वो चला हो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, और कुछ टाइम पर जाने के बाद वो बिल्कुल से रुक जाए और उसके बाद वो मूव ही ना करे। ये बात सही है, ऐसा हो सकता है, चलेगा, फिर ये एक्सेप्टेबल है अपने को। इस वाले ग्राफ में अगर देखो तो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूर तक तो मूव किया है कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद के साथ, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता चला गया, पर एक टाइम के बाद मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट ने ब्रेक लगा दिया। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट ब्रेक लगा रहा है इसकी वजह से समय तो बढ़ रहा है पर उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहा, और एक टाइम के बाद वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि समय बढ़ रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो इस समय अगर तुमको यहां पे पूछ दे तो तुम क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट मुझे यहां पे रेस्ट में दिखाई दे रहा है। ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल लग रहा है, क्या बोलते हो, है ना। इस वाले ग्राफ के अंदर देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एक्चुअली नॉन लीनियर है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला केस है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरा का पूरा पोर्शन में ग्राफ जो है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और इसने बहुत कायदे से इस बात का ध्यान रखा है कि ये इसमें जो इसकी वेलोसिटी है, इसका जो स्लोप है, या फिर इस ग्राफ का जो नेचर है वो वाई एक्सिस के पैरेलल ना आ जाए, क्योंकि ऐसा होता था तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड हम लोगों को कितना मिलता था देखने के लिए, इनफाइनाइट मिलता था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और वो ग्राफ गलत हो जाता था। तो ये केस भी पॉसिबल है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाला केस। अगर इसका देखो तो यहां से यहां तक डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जैसे से टाइम बढ़ा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है पॉइंट ए से बी तक, और पॉइंट बी से सी तक, पॉइंट बी से सी तक अगर तुम मोशन देखो तो तुम देख पाओगे कि बी से सी जाने पर हम लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। कमाल हो गया ना, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, एक बार जब डिस्टेंस बढ़ गया तो बढ़ गया, वो कभी घट नहीं सकता, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। यहां पे डिस्टेंस घटा के दिखा दिया, है ना। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहां पे डिस्टेंस डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन में जो डिस्टेंस है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, देखो बी से सी में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंस यहां पे डिक्रीजिंग, छोड़ो ऐसे साइन से दिखा देते हैं, डिस्टेंस यहां पे डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो अगला सवाल कह रहा है कि दो पर्सन ए एंड बी आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर मोशन इज रिप्रेजेंटेड इन अ ग्राफ शोन। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है तुमको ये बतानी है।
चलो, तो दो पर्सन मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी किसकी ज्यादा है ये बतानी है तुमको। गलती से आंसर टिक रह गया था, तुमने देखा तो नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रहे? चलो, विश्वास है तुम पे। देखो, सॉल्व करो, ये तो बहुत इजी है, हम लोगों ने इसके बारे में काफी अच्छे से बातचीत करी है कि अगर तुमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दे या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे, अगर तुमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दे, उस केस में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। और अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे, उस केस में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। और क्योंकि हम लोग लीनियर डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात हो जाएगी अगर पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से बी तक मूव करे और लौट के वापस ना आए, मतलब एक लीनियर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे। पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट यहां मूव करना चालू किया और इसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है, ये वापस रिटर्न नहीं कर रहा स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उस केस में तुमको ये चीज देखने मिलेगा। तो तुमसे पूछा क्या कि दो पर्सन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बात ठीक है, पूछ रहा है कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। तो वेलोसिटी ज्यादा कैसे पता चलेगी? जिसका स्लोप ज्यादा हो। स्लोप यानी कि, स्लोप यानी कि राइज अपॉन रन, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, राइज अपॉन रन यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो देखो, हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखते हैं और चेंज इन एक्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर चेंज इन एक्स को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं तो जिसका चेंज इन वाई ज्यादा आ जाए, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन एक्स में ये वाली दूरी चेंज, ये वाली दूरी का जो चेंज है वो कांस्टेंट रखने पे जिसका राइज ज्यादा आ जाए, उसी केस में बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। देखो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। हम लोग से पूछा कि ग्रेटर वेलोसिटी किसका है, तो हम लोग स्लोप देखना चाह रहे थे, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स देखना चाह रहे थे। तो चेंज इन एक्स में क्या है, अपने को टाइम है, तो ये वाला इंटरवल हम लोगों ने अभी के लिए ले लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो, ये वाला इंटरवल हम लोगों ने दोनों ही कर्व्स के अंदर ले लिया, यानी कि ए के अंदर भी ले लिया और बी के अंदर भी ले लिया। और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किसका राइज ज्यादा आया। तो देखो, एक के अंदर तुम देखो, इस वाले के अंदर इतना बड़ा राइज आया है ना, किसके लिए? बी के लिए। और अगर तुम ए के लिए देखो, अगर तुम ए के लिए देखो तो तुमको इतनी छोटू सा राइज दिखाई देगा, है ना। तो नीचे वाला पोर्शन हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि चेंज इन एक्स को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। तो देखा हम लोगों ने कि राइज किसका ज्यादा आएगा, जिसका राइज ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा वही अपना आंसर होगा। तो रन को कांस्टेंट रखने पे हम लोग को समझ में आया कि ये वाला जो भी ग्राफ है इसका राइज ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि बी का राइज जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो बी का राइज ज्यादा होगा तो बी का स्लोप ज्यादा होगा, बी का स्लोप ज्यादा होगा तो बी का वेलोसिटी ज्यादा होगा। और यही तो पूछा है कि वेलोसिटी किसका ज्यादा है ना। इजी। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो, बोल रहा है क्या, तुम आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर ट्राई करो सॉल्व करने का। इसमें मुझे बोलना भी क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ जो तुमको दे रखा है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो फर्स्ट 4 सेकेंड में। तो आप बोलोगे कि स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है यानी कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ रहा है।
यही चीज हम लोग को स्पीड की वैल्यू देगी। स्पीड यानी कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस अगर तुम देखोगे तो ये 0 है और यहां पे 50 है। तो पॉइंट 0 से P के बीच में 4 सेकेंड के बीच पूछ रहा है, तो 4 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट पॉइंट 0 से P तक पहुंचा। तो इस 4 सेकेंड में हम लोगों को चेंज इन डिस्टेंस देखना है। तो चेंज इन डिस्टेंस पहले तो 0 पे था, बाद में 50 पे चला गया, तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। इट वुड बी 50 माइनस 0 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यानी कि 4 माइनस 0। कितना हो जाएगा ये? 50/4 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सही है। सेकेंड वाला क्या पूछ रहा है? सेकेंड वाला ये बोल रहा है कि कितना देर तक ये स्टेशनरी रहेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो स्टेशनरी है, तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो जाए तो वो स्टेशनरी दिखाई देता है। तो इस वाले ग्राफ के अगर अंदर हम लोग देखें तो कहां पे अपना ग्राफ जो अपना कर्व है वो एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। तो आप देखोगे कि P से Q वाले पोर्शन के अंदर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में पूछ रहा है कितने देर तक ऐसा हुआ। तो टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से टाइम t इज इक्वल टू 14 सेकेंड तक ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे आपको टाइम पूछ रहा है, तो आप बोलोगे 14 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि क्या ये रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? अपने आंसर को जस्टिफाई करो, तुम बताओ ये क्या ग्राफ पॉसिबल है? यहां तक तो सही है कि चलो यहां 0 से P तक ऑब्जेक्ट ने किसी स्पीड से ट्रेवल किया जो कि स्पीड कांस्टेंट थी, 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से पॉइंट P तक पहुंच रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जाके रुक गया है, वो बात भी सही है, हम लोग समझ लेंगे वो चीज। पर इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव डायरेक्शन में भी आ जा रहा है। यानी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कभी भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब एक बार जब डिस्टेंस चले गए, तुम ट्रेवल कर लिए, तुम वापस पीछे मुड़ के नहीं आ सकते। डिस्प्लेसमेंट में ये पॉसिबल था, पर देखो ऑब्जेक्ट ने यहां तक 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसके बाद टाइम के साथ ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आते चला जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? या फिर कर इस ग्राफ के अंदर भी देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक बैक आ जा रहा है, पीछे आ जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। बात सही है ना? किसी भी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। एक बार डिस्टेंस बढ़ गया तो बढ़ गया, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? ऐसा कुछ यहां पे डिस्टेंस डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज बोल रहा है कि ये रियल सिचुएशन में है, जस्टिफाई करो। तो मुझे तो नहीं लगता रियल सिचुएशन में है। आप इस पे एनालाइज करो, डिस्कस करो, क्या लगता है आपको? ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 7 करोड़ का प्रश्न है, मजाक कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि एक बॉडी है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, फॉलोइंग कंडीशन में कि बॉडी ए से बी तक मूव कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस 5 सेकेंड टाइम में ट्रेवल किया। तो बॉडी ए से बी तक मूव कर रहा है और यहां तक जाने में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5 सेकेंड का टाइम लगा है। फिर बॉडी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको रेफरेंस पॉइंट माना था। और यहां से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, यहां से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो बॉडी कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पॉजिटिव में मोशन करा दिया। फिर बोल रहे हैं कि बी से सी का जो मोशन है ना वो 12 मीटर का है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर है। तो बी से सी तक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है 12 मीटर का, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन कर रहा है। तो 12 मीटर का मोशन हम लोगों को दिखाना है। तो पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ अगर बात करें तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है? 12 मीटर का, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि हम लोग को पीछे की तरफ वापस आना पड़ेगा, है ना? तो
तो अभी अपने से पूछ रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दो और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है, यानी कि जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। ये बात समझते हो तुम? प्लॉट करके देखो। अगर तुम देखो तो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, या फिर अगले पेज में करते हैं, टेंशन नहीं है भाई, आराम आराम से करने का है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो यही चीज था, पहले उसको हम लोग यहां पे ले लेते ताकि तुमको ध्यान में रह जाए। ला 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 ला। चलो ठीक है, अब देखो यहां पे लिख देते हैं हम लोग टाइम 0 सेकेंड में क्या हो रहा होगा, 5 सेकेंड में क्या हो रहा होगा, और 17 सेकेंड में क्या हो रहा होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट पे अज्यूम किया है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या 0 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो यहां पे डिस्टेंस भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। ये डिस्टेंस का है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट का है। 5 सेकेंड पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन किया, तो यानी कि डिस्टेंस इसका कितना हो गया, 5 मीटर का। तो 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा कैसा, उतना ही आएगा, 5 मीटर ही आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही तो होता है ना। अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 17 सेकेंड पे क्या हो रहा होगा। देखो यहां से यहां तक अभी ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड तक आगे गया था और 12 सेकेंड तक पीछे आया, यानी कि 17 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड आगे गया था और 12 सेकेंड तक पीछे आया। तो 17 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट ने सी पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट पहले तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट ए पे था वो 17 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट अब जाके और रेफरेंस पॉइंट से यहां पे पहुंच गया, पॉइंट सी पे पहुंच गया। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ए पे होगा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट बी पे होगा, और यहां पे 17 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट सी पे होगा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो यहां तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है और यह 12 मीटर और ट्रेवल करेगा, तो 12×5 कितना हो जाएगा, 17 मीटर। तो ये 17 सेकेंड में 17 मीटर ट्रेवल करेगा। बड़ा ही बढ़िया हिसाब लग रहा है, परफेक्ट। अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें पॉइंट ए से सी के बीच में, तो ये फाइनल पॉइंट सी हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट ए हो जाएगा। इसके बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हो, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में ट्रेवल करने की वजह से तुम पीछे की तरफ आ रहे हो। और देखो ये पूरा का पूरा 12 मीटर है, इसमें से 5 मीटर को सबट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 5 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में तो -7 मीटर। अब इस चीज को प्लॉट करना है, तुम तो जानते हो कि स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए कोई 2 पॉइंट्स ही काफी होते हैं। तो हम लोग यहां से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहां पे वैल्यूज को उठाना चालू करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 था, तो एक पॉइंट तो अपना ये मिल गया। फिर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्टेंस अपना 5 मीटर था, तो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड मान लो यहां पे। इस पे जो हम लोगों को डिस्टेंस मिल रहा है वो हम लोग मान लेते हैं कि 5 मीटर यहां पे। तो जो प्लॉटिंग होगी वो पॉइंट बी यहां पे है, पॉइंट ए तुम्हारा यहां पे है। ये प्लॉटिंग कैसा जाएगा, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन। और पॉइंट सी के बारे में बात कर रहा है कि 17 सेकेंड के बाद 17 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है वो 17 मीटर की दूरी पे है, तो यहां पे जो दूरी होगा वो 17 मीटर है। और फाइनली जो ऑब्जेक्ट है अपना वो पॉइंट सी पर आ जाएगा। तो ये इस टाइप का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसा बना। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम लोग इन्हीं सारी रीडिंग्स को नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को
प्लॉट करने का, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, स्पेस हो जाना चाहिए अपने लिए, और अब हम लोग इसको आगे भेज देते हैं, ठीक है। तब तक तुम प्लॉट करके देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा कैसा। तो देखो टाइम, अगेन हम लोग को स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो एक एक करके खींचते हैं। पहले पॉइंट ए को मार्क करते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हम लोग बना चुके हैं ना, तो इसको हम लोग भूल जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करना है हम लोगों को, ये चीज भूल जाते हैं। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑरिजिन पे होगा, तो पहला पॉइंट अपना ए यहां पे मिलेगा, है ना। फिर 5 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो 5 मीटर दूर दिखाई देगा, तो देखो यहां से हम लोग चलते हैं 5 सेकेंड और जो ऑब्जेक्ट होगा वो 5 मीटर की दूरी पे दिखाई देगा। ये वाला जो दूरी है वो 5 मीटर है। ये हो गया अपना पॉइंट बी। तो ये ए से बी तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं बहुत इजीली स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। अभी बी से सी क्या हो रहा है, बी से सी रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। बी से सी ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट घट रहा होगा। देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखो तो 5 मीटर, यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर तुम इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखो तो 5 में से कुछ घट जाएगा ना, क्योंकि यहां पे इस केस में देखोगे तो फाइनल ये इनिशियल ये ऐसा करोगे तो वो 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है, यहां से ऐसा आ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थोड़े थोड़े दूर पे डिस्प्लेसमेंट घटता चला जाएगा और इस पॉइंट पे वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और फाइनली लास्ट में जाके पॉइंट सी पे डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखाई देगा, -7 मीटर का दिखाई देगा, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में 7 मीटर का दिखाई देगा। ये बात सही है। तो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि बी से सी हम लोगों को पहुंचना है, और 2 पॉइंट्स क्योंकि हम लोगों का दे रखा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से जो हम लोगों का ग्राफ का प्लॉटिंग होगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स ही चाहिए, बी और सी। तो बी पे हम लोगों को कंडीशन दे रखा है कि 5 सेकेंड पे 5 मीटर ट्रेवल करेगा। सी पे देख रहे हैं हम लोग कि 17 सेकेंड पे जो ग्राफ है वो मान लेते हैं यहाँ पे 17 सेकेंड है, 17 सेकेंड पे ये -7 मीटर ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं कि 17 सेकेंड पे -7 मीटर की जो दूरी है वो इतनी है। तो हम लोगों को दूसरा मतलब कि फाइनल पॉइंट मिल जाएगा जो कि पॉइंट सी है। और जब 2 पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन से मर्ज होगा। तो ये ऐसा हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये दिखना चाहिए, एडजस्ट कर लो तुम, बात सही है। तो इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, सही है। तो फाइनली एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एनटीएससी के एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये मजेदार क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से सोचो, और आगे जब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये सब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके बताना। और अगर कोई फीडबैक है हमारे लेक्चर्स को लेके तो आप वो भी कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान के, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। तो अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को लेके पूरी हो चुकी है। अब आप क्वेश्चंस को बुक में से उठा के लगाना चालू कर सकते हो, वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व होना चाहिए। और मैं ये आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, आप इसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार है, आप एक बार सोच के देखना, है ना। हाँ, मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया उसमें इतना सफिशियंट है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए नहीं है, पर अगर आप दिमाग पे थोड़ा जोर दो, जिस चीज का तुम थोड़ा कम इस्तेमाल करते हो उस चीज पे थोड़ा जोर दो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया, अब तक हो या फिर चले गए? देखो, तो यही था हम लोगों का फाइनली आज का लेक्चर। वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो स्पीड टाइम कर्व और वेलोसिटी टाइम कर्व को देख रहे होंगे, ठीक है। काफी कुछ पढ़ा हम लोगों ने, काफी कुछ सीखा। आई होप कि आपको मजा आया होगा।
तो अलविदा लेने का समय आ गया है, जाने का मन तो नहीं कर रहा। बहुत दुखद हो जाएगा क्या ऐसा गुड बाय? कोई नहीं, चलो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए तुम फिजिक्स के साथ मजे करते रहो, ये क्वेश्चंस को लगाते रहो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, ब्रशअप करते रहो, जहां कोई क्वेश्चन मिले चालू हो जाओ यार, जानते हो तुम बेसिक्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।